शुभ प्रभात बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 7वीं की वसंत पुस्तिका हिंदी का पाठ क्रमांक 2 दादी माँ। तो हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि लेखक और उनकी दादी माँ के बारे में, कि जब लेखक बीमार पड़ जाते हैं तो दादी माँ उनकी कैसी सेवा करती है। अब हम लेखक के घर में शादी होती है उनके भैया की, तो उनकी शादी के विषय में, उनके घर का माहौल कैसा होता है, दादी माँ कैसे कैसे वो सब चीज़ें करती है, ये हम दूसरे अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो आप अपने जो वसंत पुस्तिका है उसका पेज नंबर 6 निकालिए, ठीक है। तो किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। तो जब उनके घर में उनके भाई की शादी थी तो उनके दादी माँ का शादी के प्रति खूब उत्साह था, खूब आनंदित थी। वह दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उनने सर पर उठा लिया था। तो उन्होंने उनके भाई की शादी में सारा घर क्या कर लिया था, सिर पर उठा लिया था, मतलब वो सारे काम वहाँ संभाल रही थी। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कर परोजन का घर ठहरा। मतलब वह कहती कि जब उनके पड़ोसी उनके घर पर आते, क्या बुरा मत मानना, मैं तुमको समय नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि ये हमारी शादी वाला घर है। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, मतलब मेरे सिवाय तो कोई काम यहाँ होता ही नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। मतलब घर वाले सब जानते थे कि दादी माँ कुछ काम नहीं करती, लेकिन बड़े बुजुर्ग का होता है ना कि उनकी सलाह बगैर कुछ काम नहीं होता। तो उनकी अनुपस्थिति की सिवाय वह काम क्या होता था, विलंब, मतलब देरी से होता था, ऐसा दादी माँ को लगता था। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निक्सार मतलब बाहर की जो जगह थी, वहाँ पर दादी किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब किसी पर गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो रुपए मैं सूद के साथ आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो लेखक ने यहाँ पर दादी माँ ने के विषय में बताया कि उन्होंने किसी को, रामी चाची को पैसे उधार दिए थे। तो दादी माँ कहती कि जब जरूरत थी तो कैसे मांगनी आई थी, अब लौटाने की बारी आई तो फसल कटेगी तब दूंगी, फसल कटेगी तब दूंगी। तो लेखिका की दादी कहती कि तेरे लिए क्या दूसरी फसल कटेगी। तो इस प्रकार वह अपने दादी का वह किस्सा यहाँ पर लेखक ने बताया है। देखो आगे क्या होता है। दूंगी मालकिन, और रामी चाची का क्या थी कि दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। मतलब वो जो रामी की जो चाची है वह दादी माँ के पैरों पर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो रामी चाची कहती कि मैं बाद में दूंगी, मेरी बिटिया की शादी है, अगर आप दया नहीं करेंगी तो उसकी शादी कैसे होगी, ऐसे वो रामी की चाची दादी माँ से कहती है। तो दादी माँ कहती है हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक कि जो दादी है वो रामी चाची पर बिगड़ रही थी, मतलब गुस्सा कर रही थी। तो लेखक क्या कहते हैं कि जाने दो, इस बेचारी की गरीब है, दे देगी कभी, मतलब ये गरीब है बेचारी, कभी दे देगी। चला है समझाने। तो लेखिका को, जो लेखक को दादी माँ कहा क्या कहती कि चल बड़ा लगा है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। अब ये प्रसंग लेखक भूल गए, लेकिन अचानक उनको कौन दिखी, वो रामी की चाची दिखी रास्ते में। तो वह दादी को आशीर्वाद दे रही थी। दादी कौन सा के पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विलहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली। तो लेखक को ये प्रसंग क्यों याद आया, क्योंकि फिर उनको लेखक को जो रास्ते में कौन मिली, रामी की चाची मिली। तो उन्होंने, लेखक ने उनका आशीर्वाद लिया, तो उनको आशीर्वाद दिया और बड़ा खुश होकर कहा कि
उरीन हो गई, मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई कि तुम्हारी दादी माँ ने मेरा सारा उधार का पैसा मैंने माफ़ कर दिया, और ऊपर से मुझे 10 का नोट भी देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो उन्होंने, दादी माँ ने उनके जो उधार के जो पैसे थे वो भी छोड़ दिए, ऊपर से 10 रुपये भी दिए और कहा कि पैसों के वजह से तेरी बेटी का कुछ कम ज़्यादा ना हो, मतलब शादी में कुछ ऊंच नीच ना हो। तो इस प्रकार वो जो चाची थी, रामी की चाची, लेखक को कहती कि तुम्हारी दादी तो क्या है, देवता है, यानी बहुत ही दयावान है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो लेखक कहते कि उस दिन तो मेरी दादी आपको खूब डांट रही थी, वहाँ तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। तो वो जो रामी की चाची क्या कहती है लेखक को कि वो तो बड़ों का काम है डांटना, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ, वहाँ तो बड़े लोगों का काम है, अगर पैसे भी ना दे और हमको डांटे भी नहीं तो क्या बात। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। किसने, मतलब लेखक अब इस बात को याद कर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे कि दादी कैसे बिगड़ रही थी और किस प्रकार उन्होंने दया दिखाकर उनके पैसे भी छोड़ दिए। किसने के विवाह के दिनों की बात है, उनके जो भाई के जो शादी के दिन की अब वो बात बता रहे हैं। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। तो शादियों के समय में होता है ना, बहुत घरों में नाच गाना होता है, तो 4-5 दिन पहले से शादी शुरू हो जाती है और रात में औरतें गाना गाती है। विवाह की रात तो अभिनय भी होता है, उनके जो जगह है वहाँ पर विवाह की रात क्या होता है, अभिनय भी होता है। यहाँ प्राय एक ही कथा हुआ करता है, मतलब एक कथा के रूप में वहाँ पे वो अभिनय करते हैं शादी वाले रात। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती है। तो उसमें क्या दिखाया जाता है, विवाह से लेकर तो पुत्र के जन्म तक की सारी कहानियाँ उस अभिनय के द्वारा बताती है, और उसमें सारे अभिनय कौन करती है, तो सारी स्त्रियाँ करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। तो लेखक कहते हैं कि मैं शादी में बारात में न जा सका क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। मेरा भाई राघव दालन में सो रहा था। तो लेखक कहते हैं कि जो मेरा भाई है वो बाहर दालन में, मतलब दरवाजे के सामने सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। तो वो भी बारात नहीं जा पाया था क्योंकि वह बारात जाने के बाद घर पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, मतलब वह जब रात में, शादी वाले रात में जो कथा का जो अभिनय करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ औरतें रहती है। तो औरतों ने उस पर आपत्ति जताई थी कि यहाँ ये नहीं चाहिए, हम लोग अभिनय करेंगे। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। तो उस समय दादी माँ उन औरतों पर बिगड़ी, मतलब उन पे गुस्सा करती है कि इस लड़के से क्या करना है, तो लड़का है, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो वो कहती थी तो बच्चा है, बच्चे का और ब्रह्मा, मतलब वो बच्चे और भगवान तो उनका एक ही रूप होता है, ऐसा दादी माँ कहती है। अब पेज नंबर 8 पर आइए। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। तो लेखक कहते हैं कि दादी माँ ने उनको भी उसी के पास एक चारपाई पर सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाएगा। तो जब वो औरतें अभिनय कर रही थी तो उनको बहुत हंसी आ रही थी, अगर जोर से हंस दूं तो शायद भेद खुल जाएगा कि ये सब चीज़ें वो सुन रहे हैं। भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। तो लेखक कहते हैं कि मेरी भाभी की बात पर मुझे हंसी संभली नहीं और मेरा भंडा फूट गया कि मैं सब उनकी जो बातें हैं वो सुन रहा हूँ। देवू की माँ ने चादर खींच ली, कहा कहो दादी यहाँ कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या कहती हो, क्या लड़के से क्यों लगती हो। तो वो उसको मजाक करने लगे कि रो रहा है, छोटा बच्चा है, इसको दूध पिला दो, क्योंकि दादी ने कहा था ना कि ये बच्चे छोटे हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये तो भगवान का रूप है। तो वो क्या बोलती है देवू की माँ कि अब ये रो रहा है, इसको दूध पिला दो। तो फिर दादी माँ फिर से बिगड़ती है और क्या कहती है, लड़के से क्यों लगती हो, मतलब लड़के से क्यों लड़ रही हो। सुबह रास्ते में धोबी को माँ मिली, कल वाला बच्चा है भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। तो इस जो उससे गलती हुई थी उनकी अभिनय वाली कथा वाली बात सुनने की, तो लेखक कहते हैं कि जब भी हम बड़ों के आंचल में छुप जाते हैं तो हमारी सारी गलतियाँ क्या हो जाती है, माफ़ हो जाती है। आपके घर में भी ना जब आप गलतियाँ करते हो तो आपकी दादी आपको आप बचाव करती है, आप उनके पीछे छुप जाते हो ताकि मम्मी पापा से डांट न मिले। तो इस प्रकार भी उस लेखक को महसूस होता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी ऐसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को
सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु की बात से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात करते थे। तो लेखक ने अब यहाँ पे दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ के जीवन में किस प्रकार उदासी छा जाती है यह बताया है कि वो हमेशा कहते थे कि सबसे पहले तुम जाओगे, लेकिन वो उनसे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वह कहते हैं कि उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, इसकी वजह से दादी क्या हो जाती है, उदास हो जाती है, उदास रहने लगती है। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात करते रहते। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो नहीं थी। तो लेखक कहते हैं कि दादाजी के जाने के बाद उनके शुभचिंतकों ने मतलब उनके जो परिवार में क्या है, थोड़ी सी परिस्थितियाँ कठिन कर दी कि उनके श्राद्ध में उन्होंने बहुत सारा खर्चा कर दिया उनके पापा ने, क्योंकि वो खर्चा उनके घर से नहीं तो उन्होंने वो कहीं से उधार लेकर किया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, मतलब काफ़ी ठंड थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर जा दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। उनके स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। मतलब वो दादाजी के जाने के बाद दादी माँ किस प्रकार दुखी हो जाती है घर की परिस्थितियों को लेकर, तो यहाँ पर लेखक ने उसका वर्णन किया है। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो लेखक, जब वो दादी माँ रोते रहती देह के आगे, तो वो लेखक उनसे पूछते हैं, क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने कभी खाना भी नहीं खाया? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। तो बोलती, पागल, तूने कभी खाना नहीं खाया, चल पहले खाना खा ले। मतलब वो उसके उनके बात को टालती है। तो लेखक कहते कि तुम पहले धोती तो बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। तो दादी कहती है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने से हो गए। मतलब पिताजी के श्राद्ध की वजह से उनके पिताजी पर क्या हो गया था, कर्ज हो गया था। तो उसके बारे में अब घर में चर्चा हो रही है। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। तो दादी माँ भी उस परिस्थिति से उनको कैसे निकालती है, यहाँ पे ये दिया है कि वो कहते कि रोता क्यों है। दादी माँ ने उनके माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हुई। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए तो पहनाया था, क्योंकि वो कर्जा उतारने के लिए दादी माँ फिर अपना कंगन देती और कहती कि ये इसी दिन के लिए तो आप तुम्हारे दादा ने मुझे यहाँ पहनाया था। उसका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। तो दादी माँ कहती कि मैंने इसे पहना नहीं है, मैंने इसे सहेज कर रखा है, ये हमारे वंश की क्या है, निशानी है। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। वो कहती है दादी माँ कि पुराने लोग सब आगा पीछा, मतलब आगे भविष्य में कौन सी परिस्थिति आ सकती है उसके हिसाब से वहाँ तैयार रहते थे। तो लेखक कहते हैं कि उनकी दादी माँ, सचमुच मुझे दादी माँ देवी से लगती थी, क्योंकि किस प्रकार दादी माँ उनको कर्ज से बाहर निकालने के लिए अपना कंगन देती है और घर पर जो कठिन परिस्थितियाँ आती हैं उनका किस प्रकार वो सामना करती है। इसलिए लेखक को उनकी जो दादी माँ है वो किस प्रकार लगती है, देवी माँ सी लगती है। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों से कतार धूमिल हो रही है। आंखें पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता बढ़ता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो ये सारा प्रश्न कैसे हो रहा है, जैसे ही उनको लेखक को उनकी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है और वो चिट्ठी पढ़ते हैं और उनको ये सारी यादें उनके आंखों के सामने आ जाती है और वो सारी यादें उन्होंने इस पाठ में बताई है। तो अंत में क्या होता है, किस प्रकार उनको अपनी दादी की याद आती है और फिर उन्हें ध्यान आता है कि नहीं, कि उनका मन मानने को तैयार नहीं है कि सच में क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो इस प्रकार थी यहाँ आपका पाठ दादी माँ, जिसके लेखक थे शिव प्रसाद सिंह जी। आपको यह पाठ 1-2 बार इसका पठन करना है, मतलब
पढ़ना है और इसके फिर जो पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वह आपको उनके उत्तर लिखना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।